क्या नोलन ने सच में हक दिया है? क्योंकि दी ओडिसी मूवी को लेकर पहली बार नोलन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, जबकि नोलन पहले जब कोई भी मूवी अनाउंस करता था तो लोग अपना पकड़ कर बैठ जाते थे दिल। इस डायरेक्टर का क्रेज पूरी दुनिया में अलग ही लेवल का है, क्योंकि उसने मूवीज ही अलग ही लेवल की बनाई थी। लेकिन अब दी ओडिसी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और हम इस पर बात करेंगे। दी ओडिसी नोलन का बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इसको देखकर पता भी चलता है, क्योंकि नोलन ने इस पूरी मूवी को आईमैक्स कैमरा से शूट किया है, आईमैक्स की रील में, और वो क्वालिटी आपको स्क्रीन पर नजर आती है अगर आप आईमैक्स थिएटर में इसको जाकर देखते हो। वैसे तो इंडिया में एक भी रियल आईमैक्स थिएटर नहीं है, लेकिन अगर आप लेजर आईमैक्स में भी जाकर देखोगे तो आपको वो क्वालिटी फील होगी। स्पेशली इस मूवी के सीन जो कि समंदर में फिल्माए गए हैं, रियल समंदर में फिल्माए गए हैं, रियल कश्तियों में शूटिंग हुई है रियल एक्टर्स के साथ। सीजीआई का यूज कम से कम किया गया है और इसी वजह से मूवी बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। वैसे भी आईमैक्स हमेशा से क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है और इस मूवी में भी ऐसा ही है। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस मूवी को देखोगे तो ये आपको बहुत मजा कराएगी। लेकिन अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन पर। जैसे कि पहले आपने नोलन की मूवीज देखी होंगी, उनका स्क्रीन प्ले लीनियर नहीं होता है, मतलब थोड़ी सी स्टोरी प्रेजेंट की चलती है, फिर पास्ट में चली जाती है और फिर प्रेजेंट में आ जाती है, और इस मूवी में भी ऐसा ही होता है। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि ये मूवी दी ओडिसी बुक से ली गई है जिसको होमर ने लिखा था, और होमर ने दी ओडिसी से पहले दी इलियाड बुक लिखी थी, जिसको अगर आपने ट्रोय मूवी देखी है जिसमें ब्रैड पिट था तो वो स्टोरी है उसमें। लेकिन ट्रोय की स्टोरी कहाँ पर खत्म होती है ये दी इलियाड बुक के एंड में नहीं बताया जाता। उसके बाद ओडिसियस की स्टोरी शुरू हो जाती है दी ओडिसी बुक में, और ओडिसियस की जर्नी में बीच बीच में फ्लैशबैक के सीन्स आते हैं जिसमें बताया जाता है कि ट्रोजन वार का एंड क्या हुआ था, उसमें कौन कौन बचा कौन मर गया। तो बुक में ही ऐसा है और इसीलिए शायद क्रिस्टोफर नोलन ने स्टोरी को चुना था, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा कि वो नॉर्मली अपनी मूवीज में रखते हैं। तो जो लोग कहते थे कि नोलन अपनी स्टोरी को लीनियर लेकर नहीं चलते और उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती, यहाँ पर वो कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बुक में ही ऐसा लिखा गया है। हाँ, लेकिन बुक की अडेप्टेशन को लेकर बहुत सारे लोग इस मूवी पर सवाल उठा सकते हैं, जैसे कि इस मूवी की कास्टिंग, जिसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म पहले ही मिल रहा था, जैसे कि हेलन को एक ब्लैक वुमन क्यों दिखाया जबकि वो एक वाइट वुमन बुक में मेंशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिस्टोफर नोलन की कास्टिंग बहुत ज्यादा बेकार है, उनकी कास्टिंग टू द पॉइंट लगती है, उनकी मूवी के कैरेक्टर्स लगते हैं वो। और क्योंकि नोलन क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं, इस मूवी के लिए भी उन्होंने ली, और मुझे मानना पड़ेगा उनके बहुत सारी कास्टिंग मूवी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती है। और जो कुछ एक्टर्स को वो बार बार मूवीज में कास्ट करते हैं, जैसे कि एन हैथवे और रॉबर्ट पैटिंसन, उनके कैरेक्टर्स छोटे तो हैं लेकिन बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्टिंग परफॉर्मेंस वो मूवी में देते हैं। और रॉबर्ट पैटिंसन भले ही अभी छोटे रोल कर रहे हैं मूवी में, लेकिन उनके रोल नोलन की मूवीज में तगड़े होते हैं, और इससे ये भी हमें पता चलता है कि अगली आने वाली किसी मूवी में वो मेन रोल में होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैट डेमन जो कि मेन रोल प्ले कर रहे हैं, वो पहले नोलन की मूवीज में साइड रोल प्ले करते थे, और नोलन ऐसा ही करते हैं। किलियन मर्फी के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया, पहले वो एक अच्छे एक्टर को अपनी मूवीज में छोटे रोल देते हैं और फिर फुल मूवी लेकर आते हैं। और मैट डेमन तो वो एक्टर है जो वेकेशन पर जाने से पहले अपनी बीवी से बोल देता था कि दुनिया में किसी का भी कॉल आ जाए वो वेकेशन से वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर क्रिस्टोफर नोलन का कॉल आ गया तो वो वेकेशन से वापस आ जाएगा, और उसने ऐसा किया भी था ओपनहाइमर मूवी के लिए। और यही वजह कि अब मैट डेमन को फुल फ्लेश्ड मूवी मिली है क्रिस्टोफर नोलन के साथ, और वो अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं। वैसे भी मैट डेमन मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स में से हैं हॉलीवुड में। उनकी फिल्म चॉइसेस मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, और उनकी एक्टिंग में मुझे एक रिलेटेबिलिटी और एक ठहराव नजर आता है जो कि मुझे हॉलीवुड में दूसरे एक्टर्स में देखने को नहीं मिलता। और इस मूवी में उन्होंने जो इमोशनल इंटेलिजेंस और अपनी एक्टिंग स्किल्स को प्रेजेंट किया है वो अनमैच्ड लेवल पर है, और पता चलता है कि क्यों क्रिस्टोफर नोलन ने मैट डेमन को ही चुना इस रोल के लिए। लेकिन मूवी की सारी कास्टिंग मुझे पसंद नहीं आई, जैसे कि टॉम हॉलैंड और जेंडाया का। ऐसा लगता है कि मूवी में उनको उनकी आजकल जो पॉपुलैरिटी चल रही है स्पाइडरमैन मूवी सीरीज को लेकर, उसकी वजह से कास्ट किया गया है। चलो टॉम हॉलैंड का तो मैं मान लेता हूँ कि उनकी एक्टिंग स्किल्स के दम पर उन्हें कास्ट कर लिया गया, लेकिन जेंडाया की कास्टिंग मुझे बिल्कुल भी
पसंद नहीं आई। जबकि ज़ेंडाया की एक्टिंग तो अच्छी है, इमोशनल सीन्स को वो भी बहुत अच्छी तरह से डिलीवर कर पाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मूवी में उनको सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि टॉम हॉलैंड भी मूवी में है, और ये बात मुझे स्टोरी से थोड़ा सा डिसरिलेट कर देती है। और तो और नोलन ने इस मूवी में एक और बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है जो कि नोलन से एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि इसको वीक पॉइंट भी माने। वो ये है कि इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली शूट किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समंदर के सारे सीन्स तो रियल लोकेशंस पर जाकर शूट किए गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सीन्स हैं इस मूवी में जिनके लिए वीएफएक्स का सहारा लेना पड़ता किसी और डायरेक्टर को या किसी और स्टूडियो को, लेकिन नोलन ने वहां पर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को यूज़ किया, जैसे कि जायंट्स को दिखाने के लिए, जैसे कि ग्रीक गॉड्स को दिखाने के लिए। अब इनको वैसा नहीं मूवी में दिखाया गया जैसा कि लोग नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रहे थे, और नोलन की मूवीज़ में तो ऐसा होता ही है। ये आपको डीप इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर इम्पैक्ट करती है। तो ये मूवी की स्टोरी सिंपल तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि होमर की बुक में भी स्टोरी काफ़ी लंबी है और उसको मूवी में अडेप्ट करना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन मैं कहूँगा कि क्रिस्टोफर नोलन ने अपना काम कर दिया है, जैसा कि वो करते हैं। वो अपनी क्राफ्ट को पूरी मेहनत और लगन के साथ बनाते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं, और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन ये नोलन की एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में वर्डिक्ट अभी नहीं दिया जा सकता कि ये कैसी जाएगी। होमर ने अपनी किताब में जो लिखा था वो लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा रिलेट किया, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लेकिन नोलन ने जो सिनेमा में दिखाया वो लोगों को कैसा इम्पैक्ट करता है, इसके लिए हमें इसे टाइम देना पड़ेगा। अभी आप सिर्फ ये कर सकते हो कि इस मूवी को जाकर थिएटर्स में देख सकते हो, टाइम बताएगा कि ये मूवी अच्छी बनी है या नहीं। अगर मैं अपने इनिशियल फीलिंग्स बताऊं तो मुझे ये एवरेज लगी, जबकि मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा थी इससे। लेकिन नोलन की एवरेज मूवी भी पूरे इंडियन सिनेमा की बेस्ट मूवी से भी ऊपर की होती है, तो ज़रूर देखने जाना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।